अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे नाज़रीन, उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर व आफ़ियत होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे जीके के नोट्स मांगे थे, तो सबको तो नहीं दे सकता था, तो इसका बेहतरीन हल ये था कि इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं और जो भी दोस्त अहबाब हैं वो इन जीके से मुस्तफ़ीद भी हों और अपने दोस्त अहबाब तक शेयर भी करें। और इसी तरह अपने बिज़ी रूटीन में भी ये सुन सकते हैं, काम करते हुए, सोते हुए, लेटे हुए, खाना खाते हुए, सफ़र करते हुए। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान अफेयर से। सिंध से हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, सिंध को फ़तह कब किया गया? 712 में, ठीक है जी। और ये अच्छा, मैं जो तज़किरा करूँगा ना, ये सिंध के हवाले से, मोहम्मद बिन कासिम के आने के हवाले से, ये चचनामे से होगा। चचनामा एक किताब है, ठीक है, जिसमें ये तफसीलात हैं। और पंजाब बोर्ड, ये पंजाब कह रहा हूँ, पीपीएससी भी इसको वो करता है, मतलब सपोर्ट करता है और इसको मानता है कि ये हक़ाइक़ पर मबनी बात है, ठीक है जी। अच्छा, आमतौर पर ना पूछा जाता है कि सिंध कब फ़तह हुआ? कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध वो 712 में हुआ। और उसके बाद फिर क्या हुआ जी? ये एक एमसीक्यू एक और आता है कि चच नामे का ना ट्रांसलेशन किसने की? या आप इसका कहेंगे अली कैफ़ी ने की। चच नामे की ट्रांसलेशन अली कैफ़ी ने की। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तकरीबन 571 में और 633 में ही तिजारती ताल्लुकात हो गए थे अरबों के बरसगीर के साथ, ठीक है। ये आपने याद रखना है। सईद बिन असलम उस वक्त गवर्नर ऑफ मकरान थे जब ये तिजारत हो रही थी, ठीक है। एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि उस वक्त गवर्नर ऑफ मकरान कौन थे जब तिजारती ताल्लुकात थे अरबों के बरसगीर के साथ? सईद बिन असलम, ठीक है। और इसी तरह फिर आते हैं 700। अच्छा, मैं रुक इसलिए गया हूँ बात याद करा, जो भी लोग हैं सुन तो रहे होंगे, साथ वो यूँ करें, अगर उनके पास टाइम है ना, वो कॉपी पेंसिल ले लें, एक पेज ले लें, उस पे लिखते जाएं, अपने नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। बहरहाल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये असैसिनेशन होती है सईद बिन असलम की कब? 703 में, 703 में जो गवर्नर ऑफ मकरान थे सईद बिन असलम, उसकी असैसिनेशन होती है बाय पायरेट्स ऑफ राजा दाहिर। जो राजा दाहिर के डाकू थे ना, वो इनकी ना असैसिनेशन करते हैं। अच्छा, ये दौर है, उमवी दौर है, जब मोहम्मद बिन कासिम आता है। मोहम्मद बिन कासिम का आपको पता होगा, मोहम्मद बिन कासिम इधर बर सग़ीर को आया था, मतलब एशिया की तरफ, और उधर जो है ना मूसा बिन नसीर ने तारिक बिन ज़ियाद को भेजा था। और तारिक बिन ज़ियाद का दौर भी उमवी दौर है, मोहम्मद बिन कासिम का दौर भी उमवी दौर है। और ये दोनों किसके दौर के हैं? वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर के हैं। वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान बिन हकम बिन अल आस, ठीक है। ये आपको एमसीक्यू प्रिपेयर होना चाहिए। वलीद किसका बेटा था? अब्दुल मलिक का। अब्दुल मलिक किसका बेटा था? मरवान का। मरवान किसका बेटा था? हकम का। हकम किसका बेटा था? आस का, ठीक है। उस वक्त ना जो हज्जाज बिन यूसुफ था वो गवर्नर था ऑफ ईस्टर्न प्रोविंस, मतलब इराक वगैरह का ना, तो ये उस वक्त गवर्नर था। ये भी पूछ लिया जाता है। और कैपिटल क्या था? कैपिटल दमिश्कस था। उमवी दौर में कैपिटल दमिश्क था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आमतौर पर अपने वीडियोस में भी देखा होगा कि इनका जो उमवी जो कब्रिस्तान है वो दमिश्क में है, ठीक है। अच्छा, ओल्डेस्ट इनहेबिटेड सिटी इसको कहा जाता है, दमिश्कस को, दमिश्क को, ठीक है जी। अच्छा, साद बिन अबी वकास कनकर ईरान। ईरान का पूछ लिया जाता है कि इसको किसने फ़तह किया था? साद बिन अबी वकास ने ना इसको फ़तह किया था, ईरान को, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, नाहीद रोट अ लेटर टू हज्जाज फॉर कैप्चरिंग शिप बाय पैरेट्स। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, उस वक्त ना जब आपने सुना होगा कि एक औरत ने लेटर लिखा था हज्जाज बिन यूसुफ को, और हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा था किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। वो जो औरत थी जिसने लेटर लिखा था हज्जाज बिन यूसुफ को कि हमारे जो है ना माल व असबाब को लूट लिया गया है बाय द पैरेट्स ऑफ राजा दाहिर, मतलब राजा दाहिर के डाकुओं ने लूट लिया, तो इस औरत का नाम नाहिद था। ये एमसीक्यू भी पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं 710 में। 710 में क्या होता है? हज्जाज अटैक एट सिंध बट फेल्ड। देखें, 3 हमले होते हैं, 710 में भी होता है, 711 में भी होता है, और 712 में भी होता है। और 712 में एंट्री होती है मोहम्मद बिन कासिम की अंदर की जानिब, दीबल से आगे आता है, ठीक है जी। 710 में हज्जाज अटैक करता है एट सिंध बट फेल्ड, लेकिन फेल हो जाता है। अच्छा, मैं ना कोशिश कर रहा हूँ कि स्टोरी टाइप आपको सुनाऊँ ताकि आपको चीज़ें याद रह जाएँ, ठीक है जी। अच्छा, 711 में मोहम्मद बिन कासिम अटैक करता है, लेकिन फेल हो जाता है, ठीक है। अगला जो अटैक करता है कब? 712 में, तो फिर वो फतह कर लेता है दीबल को,
ठीक है। अच्छा, ये मोहम्मद बिन कासिम का एक नाम असल जो नाम था वो इमादुद्दीन था। ये आप माइंड में रख लें, ये भी पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम का असल नाम क्या था, इमादुद्दीन था। ठीक है जी। अच्छा, 712 में इधर क्या हो रहा है, दीबल को फतह किए जा रहा है, और 712 में ही तारिक बिन ज़ियाद स्पेन में घुस रहा है जबराल्टर के थ्रू। ठीक है। मूसा बिन नसीर जो थे उस वक्त नॉर्थ अफ्रीका में थे। ठीक है। इसका मैंने आपको बताया कि ये ईस्टर्न प्रोविंसेस में था, ये जो गवर्नर था हज्जाज बिन यूसुफ। ठीक है, ईस्टर्न प्रोविंसेस में था, और वो जो था कहाँ पे था जी, मूसा बिन नसीर नॉर्थ अफ्रीका में था। अच्छा, अब हम आते हैं कुतैबा बिन मुस्लिम। कुतैबा बिन मुस्लिम जो हैं वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स को आपको पता है फतह करते। सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ये जो तान स्टेट्स हैं, काज़किस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिज़स्तान, अज़रबैजान, ये वाली जो स्टेट्स हैं ना, इनको फतह किया था किसने, कुतैबा बिन मुस्लिम। इसका एमसीक्यू भी पूछ लिया जाता है। और 712 से जो 15 तक था वो इट वाज रूल्ड बाय, सिंध वाज रूल्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम। सिंध रूल्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम। ही डाइड एट द एज ऑफ 21। अब फिर ये एक कंट्रोवर्सी है कि वो अपनी मौत आप मरा था या उसको सलमान ने मरवाया था तो क्यों मरवाया था। ये एमसीक्यू, इस किस्म के कंट्रोवर्शियल को एमसीक्यूज नहीं आते। ठीक है जी। अच्छा, उमैयद डायनेस्टी टिल 750। उमैयद जो डायनेस्टी थी वो 750 तक रही थी। ये एमसीक्यू भी पूछ लिया जाता है कि कब तक उमैयद डायनेस्टी 750 तक रही। और इस उमैयद डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा जिनका जिक्र आता है, सबसे ज़्यादा जो काबिल एक खलीफा गर्दाने जाते हैं, जिन पर तमाम मकातब फ़िक्र का इजमा भी है कि वो बड़ी मोतबर शख्सियत थे, बड़ी मोहतरम शख्सियत थे, बड़े मुत्तकी, नेक, परहेज़गार और बड़े मोहतरम इंसान थे। वो थे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को मुजद्दिद अल्फ़ अव्वल भी कहा जाता है। मुजद्दिद अल्फ़ सानी का तो आपको पता होगा वो किसे कहा जाता है, शेख अहमद सरहंदी को, लेकिन शेख उल हिंद को। लेकिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को मुजद्दिद अल्फ़ अव्वल का, मुजद्दिद अल्फ़ अव्वल, ठीक है जी, ये उमवी दौर में गुजरे थे। अच्छा, उसके बाद स्टार्ट होता है बनो अब्बास का दौर। बनो अब्बास का जो दौर है वो 750 से ऑनवर्ड 1258 तक रहता है। ठीक है जी, तकरीबन 508 साल बनते हैं ये, यानी कि 500 साल के लगभग इन्होंने यहाँ पर हुकूमत की है। ठीक है जी, इनकी खिलाफत रही है। और इनका पहला जो खलीफा था अबू अल अब्बास सफ़ा। सफ़ा मतलब कत्ल गारत करने वाला, इसने बड़ी कत्ल गारत की थी। ये बनो अब्बास का जो पहला जो वो था खलीफा था, जो भी कहें आप, बादशाह था। तो इसने ना बड़ी कत्ल गारत की, उमवियों के सरों को तन से जुदा किया, और बड़े कत्ल गारत वाला माहौल। इस पर नहीं जाता मैं, कोई फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा, दूसरे जो खलीफा थे उसका नाम था अबू जाफ़र अल मंसूर। अबू जाफ़र अल मंसूर, ये दूसरे खलीफा थे। ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बगदाद एट द बैंक ऑफ द रिवर टिग्रिस। ठीक है, रिवर टिग्रिस के गिर्द इन्होंने फाउंडेशन ऑफ बगदाद, इन्होंने बगदाद की फाउंडेशन रखी, जहाँ पर दारुल हिकमा भी बना था, ये आपको पता होगा। अच्छा, अल्लाह अकबर। अच्छा, ये ना जो बगदाद, सॉरी बगदाद कह रहा हूँ, ये जो खिलाफत बनु अब्बास थी, इसमें जो है ना ट्रेडिंग पे ख़ास फोकस किया गया, इल्म हिकमत पे ख़ास फोकस किया गया, इस किस्म की चीज़ों पर। सल्तनत को बढ़ाने के चक्करों में नहीं रहे। उमवी दौर में सल्तनत फैली बहुत थी, ये आप माइंड में रख लें। अच्छा, इसमें ना अब यूँ है, जब इन्होंने ट्रेडिंग करनी थी ना बनु अब्बास ने इधर बर्रे सगीर की जानिब, तो फिर रास्ते में वो होते थे, पायरेट्स होते थे, कज़ाक होते थे, बहरी कह लें, या आप इस तरह के रास्ते के डाकू कह लें, वो अक्सर माल व असबाब लूट लिया करते थे। तो फिर साथ ज़रा उस इलाके में सिक्योरिटी के लिए, दिफा के लिए इन्हें कोई बंदा चाहिए होता था। तो फिर बनु अब्बास ने यहाँ पर देखा कि कौन काबिल बंदा है जिसको सिक्योरिटी दी जाए और बदले में कुछ उसे उजरत दी जाए। तो अलबतगीन इन्हें मिला। अलबतगीन जो कि बाप था सुबुक्तगीन का, और सुबुक्तगीन जो बाप था आपको पता है महमूद गजनवी का, और महमूद गजनवी जो कि मसूद गजनवी के वालिद मोहतरम थे। ठीक है, अलबतगीन को हायर किया गया, अलबतगीन ने उनको सिक्योरिटी दी, और यहाँ से जो गुजरगाह है उनको आसान बनाया कि और उनका दिफा किया, और जो कज़ाक वगैरह हैं उनका मुकाबला किया कि ट्रेडिंग उनकी होती रहे, और बदले में वो इसे कुछ ना कुछ दे देते थे। He was became the custodian of trade in Ghazni अब्बासिड कैलिफेट, ड्यूरिंग अब्बासिड कैलिफेट। ठीक है, अब्बासिड कैलिफेट के दौरान ये कस्टोडियन बन गया था ट्रेड का।
अच्छा, फिर मैंने आपको जैसे कि बताया कि सबुक्तगीन वाज सन ऑफ अलब्तगीन, अलब्तगीन का बेटा था सबुक्तगीन। अलब्तगीन क्योंकि 977 में अब वफ़ात पा चुका था। अब फिर यूँ था कि साफ़ ज़र बनु अब्बास ने ट्रेनिंग तो जारी रखनी थी, तो उन्हें दोबारा कोई बंदा चाहिए था। अब अलब्तगीन के बाद जो उनका सॉरी, मैं आपको अलब्तगीन का बेटा कह गया, वो बेटा नहीं, वो सन इन लॉ था, सन इन लॉ। तारीख में आता है कि अलब्तगीन ने अपनी बेटी दी थी सबख्तगीन को, ठीक है जी। तो फिर यूँ हुआ कि सबख्तगीन ने फिर इनकी ट्रेडिंग यूँ ही रवां दवां रखवाई जैसा कि अलब्तगीन के दौर में था। तो फिर सबख्तगीन एक तेज़ तर्रार और बड़ा चालाक और चाको चौबंद एक इंसान था। उसने यहाँ पर गज़नी स्टेट की बुनियाद रखी। सबख्तगीन लेड द फाउंडेशन ऑफ गज़नी, ठीक है। उन्होंने गज़नी स्टेट की फाउंडेशन रखी और 20 साल तकरीबन 1977 से 1997 तक भी उनका जो इरा है ना, वो वार्स में गुजरा है तकरीबन। वो ना जयपाल के साथ वार्स करते और जयपाल कौन था? जयपाल ये ना पहले पेशावर के इलाके तक हिंदू वो थी, हुकूमत थी। तो यहाँ पर जयपाल राजा था जिसके साथ अक्सर सबख्तगीन की मुठभेड़ रहती थी। 20 साल तक इसने तकरीबन वार की, 1977 से 1997 तक। जयपाल फैमिली वाज इन पेशावर, पेशावर में रहते थे। अच्छा, 1997 में क्या होता है? सबख्तगीन डाइड। 1997 में सबख्तगीन की भी वफ़ात हो जाती है। अच्छा, अब जो आता है ना सबख्तगीन के बाद उसका बेटा, वो आता है महमूद। महमूद गजनवी वो पहला बंदा है जिसने अपने लिए टाइटल यूज़ किया सुल्तान का, ठीक है। इसने अपने लिए सुल्तान का लक़ब इस्तेमाल किया, ठीक है। फर्स्ट सुल्तान ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, वो आप कहेंगे जी महमूद गजनवी, ठीक है। महमूद गजनवी जिसने अपने लिए सुल्तान का वर्ड यूज़ किया था। अच्छा, 1000 ईस्वी में क्या होता है? फर्स्ट अटैक ऑफ महमूद एट इंडिया। वो पहला अटैक, क्योंकि वो देख चुका था, महमूद गजनवी देख चुका था कि मेरे जो वालिद साहब थे उनकी सारी ज़िंदगी राजा जयपाल के साथ लड़ाई करने में गुजरी है। तो फिर इन्होंने भी अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए यहाँ पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे। अब ये यहाँ से अटैक स्टार्ट होंगे महमूद गजनवी के, वो हमले जो आमतौर पर कहे जाते हैं कि 17 हमले किए थे महमूद गजनवी ने। अच्छा, 1000 में MCQ पूछ लीजिए, पहला हमला कब किया था? 1000 AD, ठीक है जी। 1000 में पहला इन्होंने हमला किया था और उसके बाद 1002 में बैटल ऑफ पेशावर होती है। ये इसका आमतौर पर पूछ लिया था, बैटल ऑफ पेशावर महमूद गजनवी और राजा जयपाल के दरमियान होती है 1002 में। कौन सी? बैटल ऑफ पेशावर, ठीक है जी। एंड स्नैच्ड पेशावर, एंड पेशावर वाज स्नैच्ड बाय महमूद गजनवी। अब 1002 में जो बैटल ऑफ पेशावर हो रही है, इसमें क्या होता है कि महमूद गजनवी स्नैच कर लेते हैं, छीन लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं पेशावर के ऊपर, ठीक है जी। अगली जो एक इम्पॉर्टेंट वार आ रही है, ये 3 इम्पॉर्टेंट वार्स हैं। एक तो मैंने आपको बता दी है वार ऑफ पेशावर, बैटल ऑफ पेशावर। दूसरी होती है 1021 में महमूद इन्वेडेड लाहौर। ये 1021 में इसका जो अगला हमला होता है, अगला तो ना कहूँ, ये आमतौर पर पूछ लिया जाता है कि जी जो वो है जो इन्वेड किया था महमूद ने, कब किया था? वो किया था 1021 में, ठीक है। एंड लाहौर वाज स्नैच्ड बाय महमूद गजनवी, और महमूद गजनवी ने लाहौर को स्नैच कर लिया था, ठीक है जी। अच्छा, ही अपॉइंटेड मोहम्मद अयाज। मोहम्मद अयाज फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर। अब ये मोहम्मद अयाज क्या है, कौन है? आपने ना अक्सर ये शेर सुना होगा, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये अयाज वही है जिसका आप अक्सर इस शेर में सुनते हैं। इस अयाज को, ये जो ग़ुलाम था महमूद गजनवी का बड़ा करीबी ग़ुलाम था, इसको इन्होंने अपॉइंट किया था एज ए गवर्नर लाहौर में, ठीक है जी। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, गजनवी वर्सेस शाही डायनेस्टी। अब ना वहाँ पर गजनवी की डायनेस्टी थी जो इन्होंने अफ़गानिस्तान में इस्टेब्लिश की थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी, और उसके मुकाबले में शाही डायनेस्टी थी, ये लाहौर के इर्द गिर्द, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर यूँ हुआ कि जब मलिक अयाज ने ना सुनारन फोर्ट बनाया था, जैसे शाही किला बनाया गया, इसी तरह
जो वो थे मलिक अयाज से, अगर एमसीक्यू पूछ लिया जाए इन्होंने कौन सा फोर्ट बनाया, सुनारन फोर्ट इन्होंने बनवाया था। ठीक है जी। अच्छा, 1021 में महमूद गजनवी लाहौर को इन्वेड कर चुके थे, उसको फतह कर चुके थे। और 1025 में 16वां अटैक करते हैं महमूद गजनवी, 16th अटैक। ठीक है, सोमनाथ के टेम्पल पे करते हैं, सोमनाथ के मंदिर पे करते हैं। और ये मंदिर कहाँ पर वाक़ है? गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर वाक़ है। ये आमतौर पर पूछ लिया जाता है कि सोमनाथ का मंदिर जी कहाँ है? गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर के ऊपर है। अच्छा, आमतौर पर, अच्छा, एक और एमसीक्यू पूछा जाता है कि ना ये महमूद गजनवी की ख़ास खूबी क्या थी, मतलब वो किस किस्म किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते थे? महमूद गजनवी को ना किडनैपर कहा जाता था, किडनैपर, अबडक्टर। किसका? उलमा का, दाना लोगों का, हुक्मा का। वो हमेशा उसकी कोशिश होती थी कि जो भी काबिल लोग हैं ना उनको मैं अपने साथ रखूं। ठीक है, जैसे अबू रेहान अल बैरूनी का अगर आप देख लें, और इस तरह फिरदौसी को आप देख लें, ये अबू रेहान इसके साथ ही आए थे, महमूद गजनवी के साथ ही ये इंडिया आए थे। वर द प्रोडक्ट ऑफ गजनी, ये दोनों प्रोडक्ट थे गजनी का। ठीक है, फर्स्ट टू मैयर सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ। अबू रेहान अल बैरूनी वो हैं जिन्होंने सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ मालूम किया था। इनका ताल्लुक किसके साथ था? इनका ताल्लुक भी गजनी के साथ था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बुक लिखी थी, ही रोट अ बुक किताबुल हिंद। और फिरदौसी ने आमतौर पर कह रहा हूँ, फिरदौसी ने किताब जो लिखी थी वो शाहनामा थी, उसका भी पूछ लिया जाता है। शाहनामा इन्होंने किताब लिखी थी, और शाहनामा का आमतौर पर वेट भी पूछ लिया, 73 kg की थी, 73 किलोग्राम की। ठीक है, मतलब 2 मन हो गए सीधे, और फिर 13 किलो हो गए, इतना भारी किताब थी। ठीक है, ये फिर आपने खुद रिसर्च करने को, इतना भारी क्यों थी, थोड़ा सा आपको भी तो इंटरेस्ट देखें ना। अच्छा, इन्हीं के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी भी इंडिया आए थे। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी। अच्छा, ये तो हो गया चीदा चीदा पॉइंट जो आमतौर पर ना वन पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। अली उस्मान हजवेरी जो थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन के शागिर्दों में से थे, और अली उस्मान हजवेरी ने कश्फुल महजूब लिखी थी, ये भी पूछ लिया जाता है। अच्छा, महमूद गजनवी का थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनकी मौत कैसे हुई थी। इनको टीबी का मर्ज लाक हो गया था, मलेरिया और टीबी हो गई थी, जिससे इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब आते हैं फातमीद डायनेस्टी की जानिब। फातमीद डायनेस्टी ना, अब आपको बताते हैं, ये जो बनु अब्बास की हुकूमत थी, ये सुन्नियों की हुकूमत थी। अब्बासिड्स जो थे, और जो उमवी हुकूमत थी ये भी सुन्नियों की हुकूमत थी। और ये फातमीद जो थे ये अहल तशी मकतब फ़िक्र की हुकूमत थी। अहल तशी भी असना अशरी नहीं थे, ये इस्माइली अहल तशी थे। ठीक है, इस्माइली आगा खानी जिन्हें आप कहते हैं, ये आमतौर पर हुंजा के इलाकों में पाए जाते हैं, या इन गिलगित के एरियाज़ में, दूसरी जगहों पर भी पाए जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है, इन एरियाज़ में ज़्यादा। ये फातमी डायनेस्टी थी। और आपने ये भी देखा होगा अभी जो ये फात इसके जो वो थे आगा खान जो फौत हुए हैं, इनकी कब्र मिस्र में बनी है, क्योंकि इनकी एक लेगेसी चली आ रही है। जो भी इनका वो वक्त का इमाम ही थे, वक्त का इमाम जो भी इनका फौत होता है वो वहीं पे जाके उनको दफन किया जाता है ऑलमोस्ट। तो एक लंबा इनका एक ताल्लुक राब्ता वास्ता है। अच्छा, फातमी डायनेस्टी की बात हो रही है, तो ये इस्माइलियों की थी। इस्माइली स्कूल ऑफ थॉट लेड इट्स फाउंडेशन 1909 टू 1171, 909 से 1171 तक फातमी डायनेस्टी रहती है। ठीक है, और ये फाउंडर इसका कौन था? मेहदी बिल्ला था। इसने इसकी फाउंडेशन कहाँ रखी थी? इजिप्ट में रखी थी, मिस्र में रखी थी। ठीक है जी। अच्छा, फातमी डिफीटेड बाय सलाहुद्दीन अयूबी। सलाहुद्दीन अयूबी जिनका ताल्लुक था किसके साथ? अब्बासी हुकूमत के साथ। और सलाहुद्दीन अयूबी वैसे तो शाफ़ी और मसलक थे, लेकिन ये फिर अहल सुन्ना में आ जाता है। तो ये क्योंकि अब्बासी हुकूमत के साथ थे, और दूसरे ये फातमी जो थे बेशक इस्माइली थे, लेकिन अहल तशी मकतब फ़िक्र में आते हैं, इनकी आपस में जंगें रहती थी। तो इन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी ने फातमियों को शिकस्त दी थी, और यहाँ से इनको भगा दिया था, और यहाँ अपने काज़ी उल कुज़्ज़ा यानी कि शाफ़ी काज़ी उल कुज़्ज़ा बिठा दिए थे। फातमीद भी इसके साथ जंगें लड़ते रहते हैं। फातमीद ने ईसाइयों के साथ मिलकर भी सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ जंगें लड़ी हैं, और फिर सलाहुद्दीन अयूबी भी एक बड़ी सल्तनत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उनको बड़ी सल्तनत उनको सपोर्ट कर रही थी। तो बिल आखिर फातमीद को
शिकस्त होती है और यहाँ पर सलाहुद्दीन अयूबी का इसको यहाँ पर कब्जा हो जाता है मिस्र पर। ठीक है जी। उसके बाद है यमीनुद्दौला अमीनुल मिल्लत टाइटल्स वर गिवन टू महमूद बय अल कादिर बिल्ला। अच्छा, ये ना महमूद गजनवी को कुछ अलकाबात दिए गए थे, वो आपने याद रखना। यमीनुद्दौला हो गया, यमीनुद्दौला के अलावा अमीनुल मिल्लत हो गया। ठीक है, यमीनुद्दौला और अमीनुल मिल्लत किसके अलकाब थे? महमूद गजनवी के थे। और दिए किसने थे? बय कादिर, कादिर बिल्ला ने दिए थे। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं गौरी डायनेस्टी की तरफ। गौरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जिसने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी थी, आप बखूबी जानते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके चीता चीता पॉइंट और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पूछे जाते हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 1173 से 1206 तक ये सल्तनत रही थी। 1173 से 1206 तक। अच्छा, ये गौर जो एक इलाका है ईरान में, एक इलाका है, नहीं इलाका था, तो ये वहाँ पर पैदा हुए थे गौर के इलाके में। ठीक है, और इनका जो असल नाम था वो मोइज़ुद्दीन था। किसका नाम? गौरी का, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जिसको आप कहते हैं, उसका मोइज़ुद्दीन था। ठीक है, और मोइज़ुद्दीन, मोहम्मद सैम और मोहम्मद अफ गौर भी इसे कहा जाता था। ठीक है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने इसका कैपिटल, इसकी ने कैपिटल किसको बनाया रखा था? गजनी को इसने कैपिटल बना रखा था। ठीक है, अपनी सल्तनत का कैपिटल इसने गजनी को बना रखा था। 1180 में आ जाता है ही स्टार्टेड अटैक्स। 1180 में इसने अटैक स्टार्ट कर दिए। तकरीबन 9 के करीब इसने ना इंडिया के ऊपर अटैक किए थे। ठीक है, 9 के करीब इसने अटैक किए थे। पहला अटैक इसने किया 1186 में, इन्वेजन ऑफ लाहौर हुई, इसने लाहौर के ऊपर कब्जा किया। फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन, जिसे आप जंग त्राइन भी कहते हैं, वो हुई 1191। ठीक है जी, 1191 में हुई और ही वाज डिफीटेड, ये हार गया था। सेकंड बैटल ऑफ त्राइन होती है 1192 में। ठीक है, गौरी डिफीटेड टू पृथ्वीराज, उसने पृथ्वीराज को सेकंड बैटल ऑफ त्राइन में शिकस्त दी थी। ठीक है, इन सेकंड वॉर, अब ये लिखा हुआ है जी, सेकंड वॉर पेव्ड द वे टू कंकर इंडिया। अब जब पृथ्वीराज चौहान एक बड़ा काबिल, बड़ा बहादुर एक राजा था, जब उसको शिकस्त होती है तो उसके बाद ना हिंदुस्तान की फतह के लिए रास्ते मज़ीद हमवार हो जाते हैं और मज़ीद इलाके फतह होते हैं। ठीक है जी। बैटल ऑफ कन्नौज होती है, और ये जो बैटल ऑफ कन्नौज है ये किसके दरमियान होती है? ये होती है गौरी और राजा जयचंद के दरमियान। ठीक है जी। पीछे जो मैंने आपको बताया था वो राजा जयपाल था, जो सुबुक्तगीन के साथ लड़ता रहा था और महमूद गजनवी के साथ। ठीक है, अब ये राजा जयचंद है जो लड़ रहा है गौरी के साथ। ठीक है जी। और ये होती है वार, होती कब है? 1194 में होती है। अच्छा, शहाबुद्दीन की असैसिनेशन हो जाती है। एक वक्त आता है शहाबुद्दीन की असैसिनेशन हो जाती है झेलम के करीब, झेलम में ही एक इलाका है, वहाँ इसकी असैसिनेशन होती है 1206 में। ठीक है, शहाबुद्दीन का मज़ार डॉक्टर कदीर खान ने बनवाया था अपने दौर में। और फिर ये जो इलाका है ये धमक विलेज है, DHAMI के, धमक विलेज इस किस्म का, जैसे अपने इलाकाई नाम होते हैं इस किस्म का इसका नाम है। वहाँ पर इनकी कब्र है और वहाँ पर जो डॉक्टर कदीर खान है इन्होंने शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का ये मकबरा बनवाया, मज़ार बनवाया। ठीक है, अब ये जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जब इसकी असैसिनेशन हुई है, अब मसला ये था कि इसके कोई बेटे नहीं थे, इसकी सारी बेटियां ही थी। नासिरुद्दीन कबाचा वाज सन इन लॉ ऑफ गौरी। नासिरुद्दीन कबाचा गवर्नर था मुल्तान का, ये सन इन लॉ था किसका? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज आल्सो सन इन लॉ। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? अब ये सल्तनत गुलामा स्टार्ट हो गई फिर। ठीक है जी, कुतुबुद्दीन ऐबक वो था जो कि मुलाजिम था या ग़ुलाम था इसका, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का, और बड़ा लॉयल एक सर्वेंट था। उसने अपनी बेटी दे दी थी कुतुबुद्दीन को निकाह में। तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक बाद में इस सल्तनत को, गौर की सल्तनत को संभालता है। शमसुद्दीन अल्तमश खरीद कर कुतुबुद्दीन गौरी को दिया।
अब ये शमसुद्दीन अल्तमश कौन है? ये शमसुद्दीन अल्तमश एक और लॉयल सर्वेंट है। ये ख़रीद के देता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसको? गौरी को, ताकि वो उसकी ना खिदमत वगैरह करे। तो आपसे अगर एमसीक्यू पूछ लिया जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सा ग़ुलाम दिया था किसको? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को, तो उसका नाम था शमसुद्दीन अल्तमश। ठीक है, शमसुद्दीन अल्तमश। और जो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो भी ग़ुलाम था सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का। दो सन इन लॉ भी मैंने आपको बता दिए, एक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है और दूसरा वो जो है नासिरुद्दीन कबाचा। और नासिरुद्दीन कबाचा गवर्नर था कहाँ का? लाहौर, मुल्तान का। वैसे तो ये मुखालिफ था किसका? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का। लेकिन आपको पता है कुछ ना पॉलिटिकल मैरिजेस भी होती हैं, तो ये फिर इन्होंने अपनी बेटी दी थी और जब रिश्तेदारी हो गई तो फिर मामला ठंडे हो गए। ठीक है जी। अच्छा, 1206 में दिल्ली वाज कंकर्ड बाय कुतुबुद्दीन। अब ना जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी थे वो दिल्ली तक पहुंचना चाहते थे। अब जो एक ना लॉयल सर्वेंट हो, एक वफादार ग़ुलाम हो, वो सारे हालात वाक़यात और एक एक चीज़ से जब वाकिफ़ हो, उसे पता हो कि मेरे जो मालिक है उसकी ये ख्वाहिश थी, ये ख्वाहिश पूरी ना हुई, तो जब उसकी वफ़ात हो गई, जब उसकी शहादत होगी, फिर उसका जो वफ़ादार ग़ुलाम था उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जो आका है, मेरा जो मास्टर था, मैं उसकी ये जो ख्वाहिश है उसको मैं फुलफ़िल करूँ। तो फिर यूँ हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली के ऊपर हमला किया और इस पर कब्ज़ा कर लिया। ठीक है जी। 1206 से फिर 1206 में दिल्ली वाज कंकर्ड बाय कुतुबुद्दीन। अब ना यूँ हुआ, अब ना मुख्तलिफ फिर सल्तनतें आती हैं। ख़ानदान ग़ुलामा यहाँ पे आता है, खिलजी डायनेस्टी आती है, तुगलक डायनेस्टी आती है, सैयद डायनेस्टी आती है, लोधी डायनेस्टी आती है। ठीक है जी। ये मुख्तलिफ है जो हम आगे ज़िक्र करेंगे। ये आपको बताने का मकसद ये था कि हमारे लेक्चर में ये सारे इराज़ को भी पढ़ा जाएगा और इन इराज़ से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आते हैं उस पर भी बात होगी। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक? 1206 से ये 1210 तक रहा, 4 साल तक इसने तकरीबन हुकूमत की थी। रूल ऑन इंडिया, इसने इंडिया के ऊपर हुकूमत की। ही चेंज्ड द आउटलुक ऑफ दिल्ली। दिल्ली की इसने आउटलुक की तब्दील कर दी। अब आउटलुक इन विच सेंस? पहले अगर आप देखें, जब दिल्ली था किन के पास? हिंदुओं के पास जब था, इनके कब्ज़े में नहीं था, तो यहाँ पर जो वो अमारात के नक्शो निगार थे वो मुख्तलिफ थे। इस्लामी जो नक्शो निगार हैं, इस्लामी जो कैलीग्राफी है, इट इज़ डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू हिंदूज़। तो फिर इन्होंने जब इनका कब्ज़ा हुआ तो फिर इन्होंने अपने मुताबिक यहाँ पर कैलीग्राफी की, यहाँ पर अपने मुताबिक वो डूम वाली मसाजिद भी बनाई और इसी तरह बड़ी बड़ी इमारतें भी बनाई और कैलीग्राफी भी अकॉर्डिंग टू जो मुस्लिम्स है वो की गई। तो फिर इस किस्म का ना आउटलुक इन्होंने तब्दील की दिल्ली की। अच्छा, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम भी बनवाई थी। ठीक है। इस तरह कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार जिसकी लंबाई 72.5 है, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है जी। लेकिन ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया था। ठीक है, ये आपको माइंड में होना चाहिए कि ये जो कुतुब मीनार है इसके अपने लिए नहीं हुआ था। ठीक है। अच्छा, मीनार पाक साथ मैं बता दूँ, ये 72.5 मीटर जो है कुतुब मीनार की लंबाई है, जबकि जो मीनार पाक है उसकी लंबाई है 70।